मित्रों, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड देवभूमि की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, जहां के कण कण में असीम शांति और अनंत ऊर्जा विद्यमान है। यहां मन शांति से भी भरता है और उत्साह से भी भरता है। कृषि और ग्रामीण विकास, ये दोनों विभाग हमारे देश और हमारी जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेती इसलिए कि हमको देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर अनाज, फल, सब्जियां मिले, इसका इंतजाम करना है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कृषि विभाग का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त खाद्य पदार्थ जनता को मिले, इसकी चिंता करना, और उसके साथ साथ हमारे किसान, जिनमें से अधिकांश के पास छोटी छोटी जोत के आकार है, लैंड होल्डिंग काफी कम है, 0.96% एवरेज है हमारे, उसको कैसे हम फायदे का धंधा बनाएं जिसमें वो ढंग से आजीविका चला पाए। कृषि मंत्री के रूप में ये 3 हमारे लक्ष्य है, और इन 3 को प्राप्त करने का हमने रोड मैप प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में बनाया है। वो है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का इंतजाम करना, और फिर कृषि का विविधीकरण, अलग अलग चीजों की खेती, फलों की, फूलों की, अनाज के साथ साथ औषधि खेती, कृषि वानिकी, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए। और किसान को प्रॉफिट अगर कमाना तो एक परंपरागत खेती में नहीं, उसको समय के साथ साथ फसलों में भी विविधता लानी पड़ेगी, पद्धतियां भी बदलनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। और एक ये है कि आने वाली पीढ़ियों को भी धरती अन्न, फल, फूल, सब्जियां दे सके, उसके लायक बने रहने देना होगा। आज मैं यहां से जाऊंगा, हमारे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, आईसीआर का संस्थान है, उसमें, क्योंकि मिट्टी को बचाना भी जरूरी है, पानी बचाना भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में जो काम हुआ है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज मैं आपके सामने आंकड़े जारी कर रहा हूं। 25-26 में प्रमुख फसलों के द्वितीय अग्रिम अनुमान, तो हम कितना पैदा करेंगे 25-26, मुझे कहते हुए खुशी है कि रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। अगर आप देखें तो खरीफ खाद्यान्न का जो उत्पादन है इस बार, वो 1741.44 लाख मीट्रिक टन, और रबी खाद्यान्न का उत्पादन 1745.13 लाख मीट्रिक टन। 24-25 में, मैं 25-26 के बता रहा हूं आप। 24-25 में ये उत्पादन था। खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 1694.60 लाख मीट्रिक टन, और रबी खाद्यान्न का उत्पादन था 1691.66 लाख मीट्रिक टन। अगर इस अंतर को देखें तो एक साल में 40 लाख मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन बढ़ा है, और 53 लाख मीट्रिक टन रबी का उत्पादन बढ़ा है। ये आंकड़े पहली बार यहां से जारी हो रहे हैं, ये अभी कहीं बताया नहीं है। आज मैं आपके बीच में ही सबसे पहले बता रहा हूं। अब एक साल में इतनी बढ़ोतरी होना खाद्यान्न में, ये अपने आप में दिखाता है हमारे किसानों की मेहनत। वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में तैयार की, उसका असर, नए बीजों की अलग अलग किस्में,
और सरकार की नीतियां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, फिर अलग अलग सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे उत्तराखंड में यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने और सरकार ने लागू किया। मैं आपको कुछ फसलों के बारे में और बताना चाहता हूं। हम अगर देखें चावल का उत्पादन, आज मुझे बता दूं खुशी है, पहले चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 था। आज भारत चीन को पछाड़ के नंबर 1 पर पहुंच गया है। चावल का, हमारा खरीफ चावल का, ये अगर चावल भी 2 होते हैं, खरीफ में भी होते हैं, रबी में भी होते हैं, ये मैं केवल खरीफ की बात कर रहा हूं। 1229.28 लाख मीट्रिक टन। गेहूं 1202.10 लाख मीट्रिक टन। खरीफ का मक्का 302.47 लाख मीट्रिक टन और रबी का मक्का 159.03 लाख मीट्रिक टन। इतना कभी पैदा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पोषक अनाज, मड़वा जैसे जो हमारे अनाज है, जो बहुतायत में उत्तराखंड ने भी बचा के रखे हो रहे हैं, उसमें भी हमने वृद्धि दर्ज की है। कुल श्री अन्न खरीफ में पैदा हुआ 123.43 लाख मीट्रिक टन और रबी में 30.98 लाख मीट्रिक टन। ये हमारा श्री अन्न है। और अन्य पोषक जो मोटे अनाज है वो 425.89 ये खरीफ में और 213.41 लाख मीट्रिक टन ये रबी में है। दलहन में भी हमारा उत्पादन हमने बढ़ाया है। मैं दलहन के आंकड़े भी आपके माध्यम से जारी कर रहा हूं। तुअर का उत्पादन दलहन में 34.55 लाख मीट्रिक टन, चने का 117.92 लाख मीट्रिक टन, मसूर का 17.33 लाख मीट्रिक टन और तिलहन में अगर देखें तो कुल मिला के खरीफ की तिलहन 265.33 और रबी तिलहन 144.65 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। मूंगफली 112.94 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले साल से 8,82,000 मीट्रिक टन ज्यादा है अकेली मूंगफली। सोयाबीन 127.20 और सरसों 133.31 लाख मीट्रिक टन ये उनका उत्पादन हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये अपने आप में कृषि क्रांति, और ये ऐसी परिस्थितियों में जब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटते हुए हमने अपने उत्पादन को घटने नहीं दिया, अपितु उत्पादन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए आज उत्तराखंड की पवित्र धरा से ये शुभ समाचार मैं अपने देश की जनता को दे रहा हूं कि कोई कमी नहीं है, भरपूर अन्न के भंडार हमारे भरे हैं। अब हम गेहूं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कृषि की दृष्टि से अगर आप देखें तो जो मेरा लक्ष्य कृषि मंत्री के नाते, एक, हम हर एक राज्य के साथ मिलकर, यहाँ मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, कृषि मंत्री जी, सबके साथ बैठ के बात हुई। हम उत्तराखंड का भी कृषि रोड मैप उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं, जो जल्दी हम जारी करेंगे। उत्तराखंड हार्टिकल्चर का हब बनने वाला है। अनंत क्षमताएं हैं उत्तराखंड का, जो जलवायु है, यहाँ की माटी है, यहाँ के किसानों की मेहनत है, तो उसको हार्टिकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हम कोशिश, ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एक हम राज्यों के साथ मिलकर कृषि का रोड मैप बना रहे हैं। दूसरा, फसल बार भी, एक राज्य के अनुसार कृषि रोड मैप, दूसरे फसल बार भी हम कृषि का रोड मैप बना रहे हैं कि अगर जैसे गन्ना है, गन्ना में एक वैरायटी थी 238, उसमें रेड रोड करके एक बीमारी लग गई, लाल समन, जिसके कारण उत्पादन कम हो गया। तो गन्ना में हम क्या करें, गन्ने में हम अलग किस्म लाके और रेड रोड नाम की बीमारी, लाल सड़न को हम कैसे कंट्रोल करें, हम इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग फसलों पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं जल्दी दक्षिण भारत जाने वाला हूं, तो वह नारियल पे हम काम करेंगे, क्योंकि वह नारियल बहुतायत में पैदा होता है। तो नारियल का उत्पादन बेहतर कैसे हो, तो हम फसल बार भी और राज्य बार भी कृषि का रोड मैप जारी करेंगे।
पिछले दिनों जितने समझौते हुए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से हुए हो, बाकी और देश से हुए हो, और जो प्रस्तावित है अब हुआ नहीं अमेरिका के साथ, इन सारे समझौतों के निष्कर्ष में अगर जाएंगे तो ये समझौते भारत के हित में है और हमारे किसानों के हित में है। हमारी कोशिश ये है कि लगातार अपने मेहनती किसानों के साथ मिलके हम अपने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने का काम भी करें। आज उत्तराखंड की इस पवित्र धरती से एक और संकल्प जो हमारा है, छोटी जोत के आकार पर मुनाफे की खेती कैसे, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत खेती का मॉडल हमने तैयार किया है। उस एकीकृत खेती में फल भी पैदा करे, सब्जी भी पैदा करे, अनाज भी पैदा करे, पशुपालन भी करे। पशुपालन में अलग अलग, भेड़ भी है, बकरी भी है, गोमाता भी है, कृषि वानिकी भी करे तो उसकी आय बढ़ सकती है। इसके मॉडल हमने तैयार किए। अब वो मॉडल हम किसानों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हमारा किसान समृद्ध हो, देश के अन्न के भंडार भरे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया था 2027 तक के अंत तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। हमने उसके 1.25 साल पहले ही 3 करोड़ 1 लाख लखपति दीदी बनाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। और अब प्रधानमंत्री जी ने हमको 6 करोड़ का टारगेट दिया कि अब 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है। तो हमारी बहनों को भी गरीब नहीं रहने देना है, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हर गरीब को पक्की छत मिले, इसके लिए अब फिर से एक बार हमने रीसर्वे करवाया। उत्तराखंड में भी सर्वे पूरा हो गया है। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिर जो पात्र है उनको मकान देने का काम शुरू करेंगे। पिछली बार के मेरे प्रवास में मैंने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की सड़कें चमोली में मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम था, उसमें समर्पित की थी। तो कुल मिला के कृषि और ग्रामीण विकास दोनों में हम जी जान से काम कर रहे हैं और कैसे हम और बेहतर करके एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके, इसकी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। सुंदर जी, एक सवाल था मेरे मन में, आपका उपाय है क्या उसको बढ़ाने का विचार कर रही है सरकार? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आप सबकी जानकारी में है, एनडीआरएफ जब बड़ी प्राकृतिक आपदा होती तो उसके अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को मदद करती है। उत्तराखंड को भी इस बार भी सहयोग किया है। दूसरा होता है राज्य के पास एसडीआरएफ का फंड, जिसमें 75% केंद्र का ही हिस्सा होता है। 2 किस्तों में वो हम रिलीज करते हैं, तो वो राज्य सरकार के पास होता है और उसके हिसाब से राज्य सरकार फसल के नुकसान का भी पैसा देती है। तो एक तो देती एसडीआरएफ से या आरबीसी 6.4 के तहत राज्य के जो नियम बनते हैं उसके माध्यम से, लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हम लाभ देने का काम करते हैं, जो अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार इस योजना में जुड़े हैं और अब तक 1,92,000 करोड़ रुपए की राशि बीमा कंपनियां किसानों को, पूरे देश का मैं बता रहा हूं, अब तक जो लगभग 35,000 करोड़ का जो प्रीमियम की राशि थी उसके मुकाबले दे चुकी है। कहीं कोई विसंगति अगर होती, जैसे एक थी कि बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी पैसा जारी करने में, हमने तय कर दिया कि क्लेम सेटल होने के बाद केवल 21 दिन लगना चाहिए, बाकी फॉर्मेलिटी। 21 दिन से ज्यादा लगे तो 12% ब्याज बीमा कंपनी को देना पड़ेगा किसानों को। राज्य सरकार भी समय पे अगर पैसा नहीं देगी तो 12% ब्याज राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा। तो जितनी विसंगतियां थी हमने दूर करने की कोशिश की है। आगे और भी कोई समझ में आएगी तो उसको दूर करने का हम काम करेंगे। अगर आप योजनावार देखें तो किसान सम्मान निधि अकेली नहीं है। किसानों को कम ब्याज पर कर्ज देना, संस्थागत ऋण जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ के 15 लाख करोड़ हो गया है, जो बहुत रियायती ब्याज की दरों पर किसानों को सरकार देती है। और वह हर तरह के किसान है, अन्न पैदा करने वाले भी और हार्टिकल्चर के हमारे किसान। फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,70,000 करोड़ रुपए इस बार भी बजट में रखा गया है, ताकि हम अपने किसानों को सस्ता डीएपी और यूरिया दे सकें। ऐसी मैकेनाइजेशन की योजनाएं, एमआईडीएच की स्कीम है,
इस बार उत्तराखंड को अलग से MIDH की स्कीम जो नए बाग लगाने के लिए या ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगाने के लिए हार्टिकल्चर की खेती के लिए देती है, उसमें हम अतिरिक्त राशि देने का भी हमने फैसला किया है। तो कई तरह की योजनाओं का मिलकर समग्र लाभ मिलता है अंततः। और अभी तो आपकी जानकारी में किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों को लगभग 9 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया हर 4 महीने के अंदर उनके खाते में डलते हैं। अभी तो यही है। सर, बहुत सारे रिफॉर्म्स आपके द्वारा किए गए हैं, खासकर अगर कृषि का एक बहुत बड़ा 2 रिफॉर्म जल्दी होने वाले हैं। एक सीड एक्ट हम पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, एक पेस्टिसाइड एक्ट। ये दोनों ऐसी चीजें हैं, किसान को प्रमाणित कैसे बीज मिले वो बहुत जरूरी है। घटिया बीज मिलते हैं तो फसलें खराब हो जाती है, उत्पादन कम होता है। और जो घटिया बीज देगा उसके खिलाफ कड़े कानून का हम प्रावधान कर रहे हैं। जैसे 30 लाख से 50 लाख रुपया तक जुर्माने की राशि, अभी केवल 1,500 रुपया होती तो फर्क ही नहीं पड़ता। और वही पेस्टिसाइड एक्ट में अगर किसी ने गलत पेस्टिसाइड दिया, कई बार ये होता है कि किसान को कहते कुछ और पकड़ा कुछ देते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त सजा के प्रावधान हम लोग रख रहे हैं। ये 2 रिफॉर्म ये होंगे। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ा काम जो हमने अभी किया उसको और अपडेट कर रहे हैं। एक भारत विस्तार करके AI हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें किसान को एक जगह सारी जानकारी मिल जाए। वो फोन करे और फोन पर ही दूसरी तरफ से आवाज आए और उसको सारी जानकारी, बीज के बारे में, खाद के बारे में, फसल में रोग लग गया तो उसके बारे में, मौसम की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी जानकारी, वो भी एक बड़ा रिफॉर्म होगा। ऐसे कई रिफॉर्मों पर काम चल रहा है। राहुल गांधी लगातार टीका टिप्पणी कर अब मुझे लगता है कि भारत की प्रगति और विकास उनसे देखा नहीं जाता। आज आपने देखा कि हमारी आर्थिक विकास की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जो अनुमान थे उससे आगे हम निकल गए। आज चारों तरफ आप देखेंगे प्रगति और विकास। उत्तराखंड में ही अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी के जो काम चल रहे हैं कांग्रेस के समय में क्यों नहीं? किसानों के लिए इतनी योजना बनी, कांग्रेस के समय में क्यों नहीं? अब उस समय तो कुछ किया नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो देश में नहीं विदेशों में भी जाके आलोचना करते, और आलोचना भी स्तरहीन आलोचना करते हैं, तथ्यहीन आलोचना करते हैं। तो ये तो मन में जो एक कुंठा है उस कुंठा का प्रकटीकरण है कि ये तो इनसे मैदान में मुकाबला नहीं हो रहा तो इसलिए गाली दो, कुछ भी ऐसे आरोप लगाओ। अब कई अदालतों में उनको खड़ा होना पड़ता है जो आरोप लगा देते हैं उसमें, और खेद प्रकट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के पद की एक गरिमा होती है। आलोचना का स्वागत है, लेकिन आलोचना के नाम पे क्या गालियां दोगे? ये तरीका ठीक नहीं। केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई। अब कोर्ट के मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। जो दूसरी संस्था है उसने अपनी बात कही है, वो दूसरे कोर्ट में जा रही है, लेकिन मुझे और कोई टिप्पणी। मंत्री जी, उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बावजूद अब हाल ये देखा जा रहा है कि जंगली जानवर इतने हावी हो चुके हैं गाँव में, क्योंकि एक ठोस नीति कुछ कृषि द्वारा है नहीं, तो पलायन दोनों तीनों तरह की चीज हमको करनी पड़ेगी। एक तो तार बाढ़ को क्या कहते हैं, घेर बाढ़। एक तो घेर बाढ़ जैसी चीजों के लिए अब हमने एक रिफॉर्म की आप बात कर रहे हो, एक रिफॉर्म और किया है। 2 योजना हमारी RKVY और कृषि उन्नति, उसमें दोनों में 9 योजनाएं हमने शामिल कर दी और कहा कि 9 योजना में पैसा लो। अब हमने परिवर्तन कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।